नमस्कार। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर एफआईआर का आदेश हो गया है। जी हाँ, ये कोई मामूली खबर नहीं है, लेकिन ये खबर आपको मीडिया में उस तरह से नहीं दिखाई जाएगी कि मामला है क्या। तो पहले आपको खबर बताते हैं कि खबर है क्या। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने चुनावी बॉन्ड योजना, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जो अब बंद हो चुका है, के जरिए जबरन वसूली के आरोपों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जबरन वसूली का केस है, कोर्ट ने प्रथम दृष्टया में माना है। वहां की एक संस्था है बेंगलुरु की, जनाधिकार संघर्ष संगठन जेएसपी, उसके तरफ से आदर्श अय्यर की ओर से एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि निर्मला सीतारमण और अन्य चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली का रैकेट चला रहे थे, और ये उनकी याचिका में, इनके कंप्लेन में ये आरोप था। आपको याद होगा इलेक्टोरल बॉन्ड पर काफी हंगामा हुआ था, उस पर कई वीडियो हमने बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़े हुए। जो जबरन वसूली का आरोप है, तो कोर्ट ने कहा कि इस पर एफआईआर दर्ज करी है, और ये जो एफआईआर में जिनके नाम है उनके नाम सुनेंगे तो और भी आप दंग रह जाएंगे। निर्मला सीतारमण प्रदेश की वित्त मंत्री, साथ ही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, और कर्नाटक बीजेपी के नेता हैं नलिन कुमार कटिल और BY विजेंद्र का नाम भी शामिल है। जो शिकायत दर्ज कराई गई है बेंगलुरु में, शिकायत में न केवल निर्मला सीतारमण बल्कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ भी है कि ये दोनों मिलकर के ईडी के सहयोग से और वहां के कर्नाटक बीजेपी के नेता नलिन कुमार कटिल और BY विजेंद्र का के फेवर में, मतलब पार्टी के फेवर में, वो पहले बीजेपी के वहां पर प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके लिए सब कुछ सारी रची जा रही थी। शिकायत में कहा गया है कि कॉरपोरेट संस्थाओं को हजारों करोड़ों के चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर किया गया। इसमें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उन पर दबाव बनाया, छापेमारी की, और उसका तमाम ब्यौरा जो जेएसपी है उसने कोर्ट में रखा है। और इस ईडी ने जो छापेमारी की, उस पर प्रेशर बनाया, और इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय और राज्य स्तर, दोनों स्तर पर बीजेपी नेताओं को इसका फायदा मिला। शिकायत में कहा गया है कि यह भी दावा किया गया है कि चुनावी बॉन्ड योजना के तहत राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अवैध धन एकत्रित करने में मदद की गई, जिसमें सीतारमण और बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। ये बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मुमकिन है सोमवार को ये केस दर्ज हो जाएगा। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि ये राजनीतिक मामला है, लेकिन आपको बता दें, आपको याद होगा, बताने की क्या जरूरत है, आपको याद होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कैसे चंदा दो और धंधा लो वाला जो कई सीरीज आपने देखा होगा अखबारों में, तो खैर नहीं, जो सोशल मीडिया पर खबरें आई थी, हमने भी कई खबरें बनाई थी, तो इलेक्टोरल बॉन्ड में इतनी गड़बड़ियां थी, इतनी शिकायतें मिली थी, और इसको छुपाने के लिए केंद्र सरकार ने नए उसमें क्लाउज जोड़ दिए थे, ताकि देश की जनता को पता न चले कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कौन पैसा किसको दे रहा है, किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है, और उसके बदले में उसको फायदा क्या मिलता है। और याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद पूरी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को ही रद्द कर दिया था, मतलब माना था कि खामी है। तो खामी था, यहां तक तो बात समझ में आ गई थी सभी को, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में जिन कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया, जैसे चंदा दिया, उसके धन, उस पर रेड किया गया, रेड करने के बाद फिर चंदा लिया गया, उसके बाद केस को बंद कर दिया गया। ये पहला ऐसा मौका है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, इलेक्टोरल बॉन्ड के रेफरेंस पर, मतलब कि अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड का अगर सही मायने में आकलन करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तो आप पाएंगे कि साफ साफ कि किस उद्योगपति ने, किस कंपनी ने बीजेपी को कितना धन दिया
और बाकी पार्टियों को धन कितना दिया, इसके बदले में जिन जिन पार्टियों को चंदा दिया गया उसने उसके एवज में क्या हासिल किया। तो ये भी याद रखिएगा। अभी हाल में आपको 53 दवाइयों के ड्रग टेस्ट में फेल होने की बात आई, तो उसमें कई ऐसी दवा कंपनी थी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी इस बात का जिक्र था कि जिनकी दवा, जिनके ड्रग्स टेस्ट में फेल हो गए थे, उस कंपनी ने, उस दवा कंपनी ने सरकार को चंदा दिया, मोदी सरकार को चंदा दिया, और उसके बाद वो ड्रग जो टेस्ट में फेल हुए थे पास हो गया। इस तरह के डाटा आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मिल जाएगा अगर आप जानना चाहेंगे तो। टेलीविजन मीडिया या अखबारों में इस खबरों को, इस तरह की खबरों को प्रमुखता से नहीं छापा जाता है, बताया नहीं जाता है, ताकि देश के लोगों को पता चल जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। सरकार डरती है, सरकार डरती है तो उसका क्या करती है, मीडिया के जरिए ऐसी ऐसी खबरों को प्लांट किया जाता है जिससे कि आपका दिलो दिमाग पर दूसरी खबर का असर पड़े और आप इन बुनियादी समस्याओं से जुड़े हुए या देश की सुरक्षा, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जो खबर है उसको आप जान नहीं पाए। तो बेंगलुरु कोर्ट का जो स्पेशल कोर्ट है, और ये स्पेशल कोर्ट कौन सा होता है, एमपी एमएलए के लिए एक अलग स्पेशल कोर्ट बनाए जाते हैं। उसके मजिस्ट्रेट ने ये पाया कि प्रथम दृष्टया में पाया कि हाँ, ये जबरन वसूली का मामला बनता है, और जिस तरीके से साक्ष्य दिया गया, जो जेएसपी है, वहाँ की जो जन अधिकार संघर्ष समिति है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ढेर सारा उनका कामकाज है, एक तरह से कह सकते हैं कि एक सामाजिक संस्था है, उसने ये पिटीशन डाला था कि निर्मला सीतारमण ने ईडी के सहयोग से, ईडी के जरिए बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी पार्टी को फंड मुहैया कराया उसको, और जबरन वसूली की। तो जबरन वसूली के मामले में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बीजेपी के जो इस वक्त के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, और कर्नाटक के 2 बीजेपी के नेता के नाम शामिल है, उन पर एफआईआर करने का आदेश कोर्ट ने दे दिया है। सोमवार को इस मामले में केस दर्ज हो जाएगा। मतलब केस जब कोर्ट ने कह दिया तो जाहिर सी बात है, अब उसको लेकर के बीजेपी या वित्त मंत्री जो सीतारमण है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, एफआईआर क्वैश करने की बात की जाएगी, फिर मामला आया गया हो जाएगा। अगर ये हाई कोर्ट रद्द कर देता है एफआईआर निचली अदालत के फैसले को, तो फिर वो जीत हो जाएगी। लेकिन इस जीत में मजिस्ट्रेट ने जो पाया कि ये जबरन वसूली का मामला बनता है। बीजेपी का तर्क है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये स्कीम बंद हो चुका है, इसलिए अब उस पर केस नहीं हो सकता है, उसको उसका जिक्र करना जरूरी नहीं है। बीजेपी के नेता ये तर्क दे रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लो और धंधा दो की खबरें तो देश ने देखी थी ना। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वो सारे डाटा मौजूद हैं जो मैं आपको सुना रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं। ये काम मीडिया का होना चाहिए, टेलीविजन चैनल का काम होना चाहिए कि वो इस खबर को बताए विस्तार से कि क्या हुआ है देश में। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कैसे सरकार ने, मोदी सरकार ने, चूंकि मोदी सरकार के समय में इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, जाहिर सी बात है मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार मानी जाएगी, सवाल उनसे ही पूछा जाएगा। सवाल पूछने का मतलब ये नहीं होता है कि सरकार चली जाएगी। सवाल पूछने का मतलब है देश की जनता को पता चले कि मामला है क्या। तो बड़ी खबर आपको मैंने बता दिया, टेलीविजन चैनल पर खुद खबर आई, फिर चली गई होगी, अखबारों में उसको छोटी सी खबर का एक जिक्र दे दिया जाएगा। और जिस सामाजिक संस्था ने इसको डाला है, जिसके शिकायत पर ये एफआईआर दर्ज होने का आदेश दिया गया है, उसने साफ साफ कहा है कि शिकायत में जो है 8,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का दावा किया गया है। 8,000 करोड़ रुपए का। शिकायत में एल्युमिनियम और कॉपर की दिग्गज कंपनी मेसर्स स्टरलाइट एंड मेसर्स वेदांता कंपनी का उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने अप्रैल 2019, अगस्त 2022 और नवंबर 2023 के बीच 230.15 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए।
वहीं मेसर्स अरबिंदो फार्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 5 जनवरी 2023, 2 जुलाई 2022, 15 नवंबर 2022 और 8 नवंबर 2023 के बीच 49.5 करोड़ रुपए दिए। तो शिकायत में जो शिकायत करता है उसने बताया है कि हम अपनी बात साबित करने के लिए तमाम तरह के दस्तावेज सौंपे हैं। और दस्तावेज क्या है? वही इलेक्ट्रल बॉन्ड का डाटा, टाइमिंग, और उसी आधार पर स्पेशल कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। हमने जो तर्क रखे हैं, जो शिकायत करता है उनका कहना है कि हमने जो तर्क रखे हैं उनके बारे में हम लंबे समय से पैरवी कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 10 स्थगन आदेश है। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश देने से पहले कोर्ट इस बात को लेकर सहमत था कि प्रथम दृष्टया इन लोगों के खिलाफ मामला बनता है। यह शिकायत सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दर्ज कराई गई है। जुर्माने और जुर्माने रहित 7 साल से कम की कैद की सजा वाले अपराध के लिए अतिरिक्त चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बेंगलुरु का कोर्ट निर्धारित है। इन अपराधों के लिए आईपीसी की धारा 384 जबरन वसूली, 120(b) आपराधिक साजिश के साथ आईपीसी की धारा 34 एक मकसद के लिए कई लोगों की एक साथ मिलकर की गई कार्रवाई के तहत केस दर्ज किया जाएगा। मजिस्ट्रेट ने जो आदेश दिया है, स्पेशल कोर्ट ने आदेश दिया है, वो इन धाराओं के अंतर्गत इन चारों नेताओं पर जो संजोग से बीजेपी से जुड़े हुए हैं उन पर मुकदमा किया जाएगा। हालांकि बीबीसी ने एक खबर लिखा है, बताया है कि इस मामले में प्रतिक्रिया देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि उनके दफ्तर से कहा गया है कि वो उज्बेकिस्तान गई हैं और इस समय उनसे संपर्क करना मुश्किल है। उनका जवाब आने पर फिर वो दूसरी खबर बनेगी। तो आपने सुना, बड़ी खबर यह है कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जबरन वसूली करने के आरोप में जबरन वसूली करने का आरोप लगा है और उन पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश स्पेशल कोर्ट बेंगलुरु ने दिया है। समाचार यही समाप्त हुए। बाकी अब खबर देखिए, ढूंढिए, समझिए। खबर को जानना या समझना जरूरी है। खबर को बताने से या सवाल पूछे जाने से सरकारें नहीं गिरती हैं, बल्कि सच्चाई सामने आती है, और यही काम मीडिया का है। उससे आगे का काम मीडिया का नहीं होता है। मैंने जो खबर थी, मैंने खबर बता दी, क्योंकि ये खबर इंपॉर्टेंट है। तो इस खबर को आप अपने परिचितों और अपने मित्रों, अपने जितने भी सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स है, उसको शेयर करिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, क्या कमियां हैं, क्या हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें और सुधार की क्या क्या गुंजाइश है। आप अपनी प्रतिक्रिया से हमें जरूर नवाजा करें। नमस्कार।